बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DSP के लेक्चर 3 में आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है मोस्टली हम एक्सरसाइज जो प्रोग्रेस की बुक है उससे करेंगे और जो ओपन हैंड की बुक है कुछ मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो मैं इंटरनेट से उठाऊंगा। आज पहले प्रॉब्लम हम देखते हैं पीरियडिसिटी के ऊपर कि आपके पास एक सिग्नल जो है वो पीरियडिक कब होगा। तो लेट्स सपोज मेरे पास पीरियडिसिटी का क्या मतलब है, इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ सिग्नल जिसका शेप ये है, ठीक है। सो अब मेरे पास ये एक सिग्नल है एक्सापिन। तो ये एक्सापिन सिग्नल जो है इट विल बी पीरियोडिक अगर एक्सापिन को मैं शिफ्ट दे दूँ बाय n यूनिट एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सापिन है ये पीरियोडिक है। लेट्स सपोज दिस इज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज द सिग्नल। सो अभी यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 4 5, तो 5 सैंपल्स बाद ये सिग्नल जो है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5, तो फिर ये 1 2 3 4 5, यानी यहाँ अगर आप देखें इस सैंपल को अगर आप देखें तो 5 सैंपल बाद ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5। इसी तरह इस सैंपल को आप देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 सैंपल बाद जो है ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं बात करूं एक साथ -3, ठीक है। सो एक साथ -3 जो है, एक साथ -3 और प्लस n क्या है 5 है, तो एक साथ -3 विल बी इक्वल टू एक साथ 2, यानी आपके पास एक साथ -3 है सैंपल जो n इज इक्वल टू -3 पे है और n इज इक्वल टू 2 पे दो सेम सैंपल है। तो यहाँ पे आप देखिए n इज इक्वल टू -3 and n is equal to 2, so these two samples are same, so it means that this signal is periodic having period t is equal to 5, ठीक है। so this is an example of periodic signal. Now let's come toward another example. अभी तो हमने ये एक ऐसा सिग्नल देख लिया कि जो पीरियोडिक सिग्नल है। अभी हम एक ऐसा सिग्नल देखेंगे जो कि पीरियोडिक सिग्नल ना हो, ठीक है। So now let's suppose we have x of n and this is equal to 3 cos 5n plus 5/6। सो देखिए आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आपके पास कोई भी कॉस सिग्नल हो या साइन सिग्नल हो, अगर उसको या कोई भी आपके पास जनरली अगर आप बात करें कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल हो तो उसको अगर आप 2 का शिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, तो वो सिग्नल जो है वो खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था एक्सपोनेंशियल के केस में। अगर आप लोग देखें तो इफ इट इज़ e की g की पावर 2n, ठीक है, तो अगर आप इनको n + 2 का शिफ्ट दे देते हैं तो आपके पास यही सिग्नल आ जाता है। सो अब यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज अ सिग्नल एंड सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है। सो दिस सिग्नल विल बी पीरियोडिक if x of n
is equal to x of n plus n, where n जो है this belongs to the set of integers. ठीक है, so first of all we have to write x of n की जगह आप 3 cos 5n plus 5/6 लिख लें। फिर आपके पास ये x आप n की जगह n plus 1 डाल दें, सो 3 cos 5n plus n और प्लस 5/6, तो ये आपके पास। अच्छा, अब 3 cos 5n plus 5/6, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 cos 5n plus n, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 5n plus 5n plus 5/6। सो इफ 5n is equal to 2πk, यानी मल्टीपल ऑफ 2π। ठीक है, सो ये आपके पास ये इक्वेशन तब होल्ड करेगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, दिस इक्वेशन होल्ड्स व्हेन 5n is equal to 2πk। ठीक है, सो ये इक्वेशन तब होल्ड करेगा जब आपके पास ये 5n जो है दिस इज मल्टीपल ऑफ 2π। तो यहाँ पे आप देखें, इट्स मीन दैट n मस्ट बी इक्वल टू 2π/5। So n is equal to 2π/5. This does not belong to the set of integers. ठीक है, so ये आपके पास set of integers से belong नहीं करता, that is why the signal is not periodic. Okay, so now let's assume another example. Let's suppose we have a composite signal. अभी तक हमारे पास जो सिग्नल था वो तो या तो एक साइनोसाइडल सिग्नल था या कोसाइन सिग्नल था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक कंपोजिट सिग्नल है, तो कंपोजिट सिग्नल के केस में हम कैसे ये डिटरमिन करेंगे कि इसका पीरियड क्या है और ये आपके पास पीरियोडिक है भी लेंगे। सो लेट्स सपोज वी हैव सिग्नल x ऑफ n दैट इज इक्वल टू cos 5n/2 minus sin, and this is 5n/8 plus 3 cos 5n/4 plus 5/3। So this is a composite signal। ठीक है, इसमें आपके पास आपके पास साइन और कोसाइन वेव्स है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इस सिग्नल को स्प्लिट किया जाए। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज x1 ऑफ n, दिस इज x2 ऑफ n एंड दिस इज x3 ऑफ n। इस कंपोजिट सिग्नल को इसके पार्ट में स्प्लिट किया जाए और हर एक पार्ट को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट x1 ऑफ n, इसकी पीरियडिसिटी चेक करें और इसका पीरियड आप लोगों ने फाइंड करना है। सो x1 ऑफ n विल बी पीरियोडिक इफ, अगर हम इसको इन यूनिट शिफ्ट दे दें और वो वही सिग्नल आ जाए तो दिस सिग्नल विल बी पीरियोडिक। अब यहाँ पे देखें x1 ऑफ n की जगह आप क्या लिखेंगे, cos 5n/2, दिस विल बी इक्वल टू cos 5n plus n/2। सो आप लिख सकते हैं cos 5n/2 is equal to cos 5n/2 plus n/2। सो अब ये दोनों सिग्नल बराबर होंगे अगर n/2 is equal to 2πk। ठीक है, ये दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2πk, तो ये सिग्नल बराबर होंगे। तो 5π के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड n इज इक्वल टू 4 यानी मल्टीपल ऑफ 4, तो k में भी इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो k लगाने की जरूरत नहीं है। तो एज n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज इंटीजर। ठीक है, कोई फ्रैक्शंस नहीं है, पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज x1 ऑफ n इज पीरियोडिक
x1 up in is periodic having period n is equal to 4. ठीक है. Now we have to check for x2 up in. So this was all about x1 up in. अब आप लोगों ने x2 up in को चेक करना है. x1 up in जो है this is periodic और इसका पीरियड क्या है, n is equal to 4 है. Now you have to check x2 up in. So x2 up n will be periodic if x2 up n को आप शिफ्ट दे दें और वही सिग्नल आ जाए. So what is x2 up n? This is, ये साइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीरियड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. अगर इधर एम्पलीट्यूड भी हो तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. So x2 up n is equal to actually sine and this is phi n by 8. So इसको अगर आप शिफ्ट देते हैं तो it will become sine phi by 8 or n plus n. Okay, so this will be equal to sine phi n by 8 is equal to sine phi n by 8 plus phi n by 8. Now these both this equation will be hold only if phi n by 8 is equal to 2 phi k. यानी अगर ये जो है if this is a multiple of 2 phi तो only this equation will be hold, otherwise this equation will not be hold. Okay, so phi के साथ कैंसिल हो जाएगा, n comes out to be 8. So as n is an integer, so it means that this signal is also periodic. x2 up n is also periodic having period n is equal to 8. Now we have to check for the third portion of the signal, that is x3 up n. So x3 up n will be periodic if this equation holds. So x3 up n plus n. Now put x3 up n is equal to cos phi n by 4 plus phi by 3 is equal to, यहाँ पे n शिफ्ट भी दे दे तो this comes out to be x phi और n की जगह n plus n हो जाएगा by 4 plus phi by 3. So cos phi n by 4 plus phi by 3 is equal to cos phi n by 4 plus phi n by 4 plus phi by 3. So this equation will holds, यानी this will be equal to this if this is a multiple, यानी phi n by 4 is a multiple of 2 phi k. So this will cancel out with this and n is comes out to be, sorry, it comes out to be 16. ये 16 आएगा and this comes out to be 8. So what does it mean? It means that this signal is periodic, x3 up n is periodic having period n is equal to 8. लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप इसको चेक करें. तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, हर एक सिग्नल को इंडिविजुअली देखा. तो जब हमने इंडिविजुअली देखा तो ये पार्ट जो था ये पीरियोडिक था, सिमिलरली ये पार्ट जो था ये भी पीरियोडिक था और ये जो पार्ट था ये भी हमारे पास पीरियोडिक निकला. हमने हर एक सिग्नल का पीरियड जो है वो निकाला. नाउ पूरे सिग्नल का जो पीरियड है वो हम कैसे निकालेंगे, इट इज वेरी सिंपल, एलसीएम. ठीक है, एलसीएम 4, 8 एंड 16. इसका एलसीएम निकालें 4, 16 एंड 8. तो इसका जो एलसीएम है वो आपके पास 16 आता है. तो इट्स मीन कि द सिग्नल इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड इज इक्वल टू 16 यूनिट्स. यानी 16 यूनिट बाद ये जो सिग्नल है ये अपने आप को रिपीट करेगा, जिसमें ये जो सिग्नल है ये 4 मरतबा रिपीट होगा, ये सिग्नल 1 मरतबा रिपीट होगा, ये सिग्नल जो है 2 दफ़ा रिपीट होगा. So this is the way how to find the period of a signal, of a composite signal. So प्रोसीजर क्या है कि आपको अगर कोई कंपोजिट सिग्नल दिया जाए तो उसको आप ब्रेक डाउन करें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और हर एक हिस्से का पीरियड आप निकालें
और फिर तमाम जो पीरियड्स आप लोगों के पास आए हैं उसका आप एलसीएम जो है वो निकालें. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द पीरियोडिसिटी. ठीक है. So now let's move toward another example that is related to the Nyquist theorem. So Nyquist theorem भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जिसके मुताबिक आपका जब आप एनालॉग टू डिस्क्रीट यानी डिजिटल टाइम कन्वर्जन में जाते हैं तो जो सैम्पलिंग आप करते हैं, सो द सैम्पलिंग मस्ट ओबे Nyquist क्राइटेरिया. Nyquist क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है there should be at least twice of the maximum frequency. ठीक है, यानी आइडियल थ्योरेटिकली वो twice होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो it should be greater than twice, और नॉर्मली जो प्रैक्टिकली that is 2.2. ठीक है, 2.2 of the maximum frequency. So now let's move toward another example that is based on the Nyquist theorem. So we have an analog signal. Question is, we have an analog signal. ठीक है, we have an analog signal. It contains frequency having frequency 10 kilohertz. So number first question is, we have an analog signal. This is information कि हमारे पास एक analog signal है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 किलोहर्ट्ज है. सो पहला आपसे ये पूछा गया है कि what range of sampling frequency allows exact reconstruction of this signal from its samples. इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि यू हैव एन एनालॉग सिग्नल जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 10 किलोहर्ट्ज तक है. तो आप लोगों से पूछा गया है कि आप जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का वो रेंज बता दें कि अगर आप उस रेट से सैंपल करें अपने इस एनालॉग सिग्नल को तो आप जो है वापस उसी सिग्नल से यानी जो सैंपल्ड वर्जन है उससे आप वो दोबारा एनालॉग सिग्नल जो है रिट्रीव कर सकते हैं. तो इसका जो है just you have to write about the Nyquist rate. So the Nyquist rate is f of s should be greater than twice of the f of m. So f of s should be greater than 20 kilohertz. So अगर आप फ्रीक्वेंसी जो है, this is the range of frequency, यानी अगर 20 किलोहर्ट्ज से अबाव के रेट पे आप इस सिग्नल को सैंपल करेंगे then you will be able to reconstruct back the analog signal from its samples. ठीक है, so this was the question asked in the first part और ये आपका solution है. अब इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी में आप लोगों से पूछा गया है कि if this signal is sampled, if this signal is sampled if of s is equal to 8 kilohertz, then what will happen? ठीक है, अगर इस सिग्नल को हम 8 किलोहर्ट्ज से सैंपल करेंगे तो फिर क्या होगा? नाउ वी नो दैट
द मिनिमम सैंपल रिक्वायर्ड, ठीक है, कि अगर हम इसको 20 किलो हर्ट्ज पे सैंपल करें तो हम वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 किलो हर्ट्ज से हम कम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 8 किलो हर्ट्ज की सैम्पलिंग हम करें, ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इफ दिस सिग्नल इज सैंपल्ड एट 8 किलो हर्ट्ज, 8 किलो हर्ट्ज मीन 8000 सैंपल्स पर सेकंड, then we will not be able to reconstruct the same signal back, ठीक है, यानी इनके सैंपल से हम फिर इस सिग्नल को दोबारा रिट्रीव यानी वापस नहीं ले जा सकते, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अनदर एग्जांपल, जो कि इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है नाइक्विस्ट के ऊपर। So let's suppose we have an analog signal, So we have an analog signal that is represented by xa of t, and it is sin 480 phi t plus 3 sin 720 phi t. So this is an analog signal, and it is sampled at the rate of 600 samples per second. So you have this is the information that you are given, that we are an analog signal x of 80, and it is sampled at a rate of this. So the first question is find the Nyquist rate, ठीक है। So Nyquist rate क्या कहता है? So first of all you have to state about the Nyquist rate. So Nyquist rate के मुताबिक the sampling frequency needs to be greater than or equal to twice of the maximum frequency contained in the signal, ठीक है। So सबसे पहले आप लोग ये जो आपके पास xa of t है, इसको आप लिख लें sin 2 phi f t के शक्ल में प्लस 3 sin 2 phi f t के शेप में आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए जब आपने इसको इस शेप में लिख लिया तो जस्ट कंपेयर दिस टू सिग्नल। सो 480, तो यू कैन राइट दिस एक्स ए आप टी को आप यू लिख सकते हैं कि साइन 480 इंटू 2 फाइव एफ टी 240, दिस विल कम्स आउट टू बी एज 240। तो आप लिख लें 240 प्लस 3 2 5 एफ नहीं आएगा, सॉरी 3 साइन 2 5 इंटू 360 टी, यानी इस सिग्नल को मैंने यू लिख लिया। अगेन मेरे पास वही आता है, ठीक है। तो आप अब आपके पास इससे कंपेयर करें आप, तो आपके पास इस सिग्नल में जो f1 है दैट इज 240 और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज 360। सो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है? सो f of m is equal to 360, so this is the maximum frequency in the signal, so the sampling rate must be greater than twice of the f of m. So the f of s needs to be greater than or equal to 720, ठीक है। So this is the Nyquist rate. So Nyquist rate फाइंड करने के लिए आपने सिग्नल के जो कंपोजिट सिग्नल है उसमें हर एक साइनोसाइड का आपने फ्रिक्वेंसी निकालना है, उसमें फिर आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है और फिर आप लोगों ने ये कंडीशन जो है ये फुलफिल करना है। सो दिस वाज द पार्ट 1
Now let's come toward the part B. So what is the folding frequency? In part B we have asked about to find the folding frequency. Folding frequency. So the folding frequency is just half of the sampling frequency, so it is 720. So ये 600 samples because it is the Nyquist rate. और लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि it is sampled 600, so 600 by 2, so it is 300 samples per second. Okay, samples per second. This is part B. Now in part C, you have asked about पार्ट सी में आप लोगों से ये पूछा गया है कि अगर इस एनालॉग सिग्नल को आप इस 600 सैंपल्स पर सेकंड से इसकी सैम्पलिंग ले तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्क्रीट सिग्नल होगा वो क्या होगा. तो इट इज़ वेरी सिंपल. यू हैव जस्ट राइट दिस सिग्नल x of at is equal to what? That is sin 4at phi t plus 3 sin 725 t. ठीक है. नाउ सैम्पलिंग क्या है? व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 600 सैंपल्स पर सेकंड. तो एक सैम्पलिंग क्या बन जाएगा? साइन 480 डिवाइड बाई 600 फाइव n प्लस 3 साइन 720 by 600 phi n. So you can say sin 4 by 5 phi n plus 3 sin 6 by 5 phi n. So this is your resultant discrete time signal that is obtained by doing sampling at 600 samples per second. So this was all about today's lecture. Next lecture में फिर हम इससे relevant कुछ और numerical problems करेंगे. So you have to solve these problems. और अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप WhatsApp के ऊपर contact करें या जो हम discussion class हमने रखी हुई है तो उसमें हम फिर इन चीज़ों को हम देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.